हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में। हमने कल आपसे कहा था, कल तो मैंने गांधी वाला बताया आपको, और जो मैंने कल गांधी के विषय में बताए हैं कि वास्तव में महात्मा गांधी जी यानी कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आना, यानी गांधी का ऐसा एक चैप्टर है कि वहाँ से क्वेश्चन आना था। तो ऐसी अगर जब समस्या अगर जब ये लग रहा है कि हाँ यहाँ से आना तय है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए। मैंने कल तो उनके विषय पर चर्चा की थी, एक दिन स्पेशली टॉपिक पे पूरा मुझे विधिवत बताना है, पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। लेकिन आज हम समीक्षा अधिकारी का आपको पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये 2014 समीक्षा अधिकारी में विगत वर्ष में पूछे हुए प्रश्न है। कैसे प्रश्न पूछे गए यही हम बताने जा रहे हैं। और देखो पेपर का ट्रेंड कैसा है। वास्तव में समीक्षा अधिकारी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें प्री और मेंस होते। प्री में मैंने बताया कि आपको जीएस देना होगा और जीएस का 140 क्वेश्चन आते हैं, और जो हिंदी का पेपर होगा उसमें 60 क्वेश्चन। तो जीएस के 140 जो प्रश्न आते हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन ये मत समझना कि हिंदी की कम भूमिका है। अगर जीएस में आप कहीं अप डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, और हिंदी अगर अच्छा कर लेंगे, 60 में 55 क्वेश्चन कर लेंगे, तो निश्चित है कि पीटी की समस्या। और अगर पीटी नहीं निकलता है तो सब तैयारी बेकार हो जाती है। इस वजह से पीटी निकलना अनिवार्य है। ऐसी तैयारी करो कि पीटी एग्जाम ना रुके। और हम तो ये कहेंगे कि पेपर जब तक सॉल्व नहीं करेंगे डेली तो समस्या आ सकती है। तो पहली चीज़ तो ये कि पेपर आप पर डे सॉल्व करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, हम पेपर कराते रहेंगे। आज जैसे हम समीक्षा अधिकारी जो पेपर करवा रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी के इसमें क्वेश्चन है और डेली पेपर करवाएंगे हम। तो आज देखो ये 2014 का पेपर है। तो 2014 का है पेपर ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया है, ये 2014 का पेपर है, याद रखना 2014 का पेपर है। पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। यानी कि शाहजहां मुगल बादशाह था जिसने अपने एक बेटे को कौन सी उपाधि दी थी, शाह बुलंद इकबाल की। औरंगजेब है, मुराद है, दारा शिकोह है, या इनमें से। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो शाह बुलंद आए तो दारा शिकोह को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? दारा शिकोह को लगाएंगे। और एक चीज और बता दें कि दारा शिकोह जो था शाहजहां का पुत्र, ये पूरे मुगल काल में सबसे विद्वान था। जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत काल में सबसे विद्वान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसी तरीके से मुगल काल का सबसे विद्वान कौन था, तो दारा शिकोह था। और सबसे बड़ा मनसब अगर पूछा जाता है कि मुगल काल में किसे मिला था, तो दारा शिकोह को मिला। वास्तव में जो दारा शिकोह था, सिर ए अकबर के नाम से 12 उपनिषदों का 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। और कहा जाता है कि इसी के भाई ने, यानी कि दारा शिकोह को मरवाया था। वो भाई कौन था? छोटा था इससे, औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने अपने भाई को मरवाया, ठीक है, और इसके बाद अपने पिता को भी बंदी बना दिया था। पिता बंदी था और उस समय औरंगजेब ने फायदा उठाकर और अपने बड़े भाई को मरवाया। मरवाने के बाद इसको एक गधे पे बैठा के चारों तरफ घुमाया गया, और इसके बाद बदायूं ने खुद ये कहा कि ऐसी जो मृत्यु हुई मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। तो औरंगजेब ऐसा एक कट्टर शासक था कि जिसने अपने पिता को कैद कर दिया हो और वहाँ घुट घुट के जी रहा था, और यहाँ बेटे की मृत्यु होती है। तो ये चीज़ याद रखना।
कि बुलंद इकबाल की उपाधि किसको मिली थी? दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन कि शाहजहां किस पुत्र को बहादुर की उपाधि दी थी? अब देखो, बहादुर की उपाधि शाहजहां ने उस समय दी जब वो गद्दी पर विराजमान था, और चूंकि औरंगजेब ये कई अभियान किया शाहजहां के शासनकाल में, कई जगह युद्ध भी जीते इसने, उससे प्रभावित होकर खुद शाहजहां ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो याद रखना, मुराद है, औरंगजेब है, दारा शिकोह, अब्दुल रहीम खान खाना। तो किसको दी थी? औरंगजेब को दी थी। ठीक है, औरंगजेब को बहादुर की उपाधि और शाहजहां दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सतपालनी गुफा कहाँ पर स्थित है? अब ये दिया है, सांची दिया है, नालंदा दिया है, राजगृह दिया है, पावापुरी। अब देखो, ये जो है ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं स्थल, और इसमें ये पूछा जाता है, जैसे सांची में पूछा गया, यहाँ भी एक स्तूप मिला है ना, और नालंदा में भी मिला है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, ये किसने यहाँ पर बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने। लेकिन राजगृह जो है यहीं पर ये गुफा है। गुफा कहाँ पर है? राजगृह में। पावापुरी, ये पावापुरी में महावीर स्वामी की यानी कि मृत्यु हुई थी, वहीं पावापुरी में तो निवाड़ स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो दिया है, गंग दिया है, होयसल दिया है, काकती दिया है, कन्नम दिया है। तो याद रखना कि द्वार समुद्र की बात करते हैं तो होयसल राज की राजधानी थी। तो ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि गौपत ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो देखो, ब्राह्मण ग्रंथ पूछ रहा है किस वेद का है। वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। अब इसमें पूछा गया कि गौपत, तो गौपत किसका है? तो अथर्ववेद का है। यानी कि अथर्ववेद में मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गौपत ब्राह्मण। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत जो है किस रूप में जानी जाती थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर दिया है, बृहत कथा है, ब्राह्मण है, बृहत संहिता है या जय संहिता है? तो याद रखना जय संहिता थी। तो जय संहिता यानी कि उस समय 24,000 श्लोक थे। कितने थे? 24,000। जब यही जय संहिता में 1 लाख श्लोक हो जाएंगे, कितने? 1 लाख श्लोक हो जाएंगे, तब इसको किस नाम से जानते हैं? तब इसको महाभारत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो महाभारत के नाम से। ठीक है, याद रखना, तब इसको महाभारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाभारत। हाँ, जब 1,000 श्लोक होंगे, याद रखना 1,000 श्लोक में महाभारत के नाम। तो ये चीज याद रखना। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया? एक चीज याद रखना कि गुप्त वंश में यानी कि कई राजा हुए और कई राजाओं के साथ कई अभियान भी हुए। जैसे कि रामगुप्त के समय शकों का अभियान हुआ था, और शक जो राजा था रामगुप्त के ऊपर, मतलब रामगुप्त के साम्राज्य पर जब अटैक किया तो ये एक दुर्बल शासक था और पराजित हो जाता है, और ध्रुव देवी की शर्त रखता ये है राजा, जो कौन था? शक, कि ध्रुव देवी को मुझे चाहिए, हम आपका राज्य लौटा देंगे। क्योंकि ध्रुव देवी एक बहुत सुंदर थी, तो ये उसने सुन रखा था, इसी वजह से अटैक किया। और जब पराजित होता है तो रामगुप्त ने क्या किया कि उस संधि को स्वीकार कर लिया
कि ठीक हम ध्रुव देवी को दे देंगे, मेरे राज को छोड़ दो। इसकी जानकारी जब चंद्रगुप्त को होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय कहाँ पर का शासक था, तो याद रखना कि उज्जैन का था। जब उसके एक दरबार का सेनापति जाता है, ये भाई जो अपमानजनक संधि की कहानी बताता है, तो गुस्से में आता है। पहले तो अपने भाई को मारता है, बाद में शक राज पर ध्रुव देवी का भेष बनाकर और पहुंचता है, और रुद्रदेव जो तृतीय था उसके दरबार पर अटैक करता है, यानी पालकी में बैठ के जाता है और मार देता है। तो ये चीज याद रखना कि मारने के बाद वापस आता है, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो शक का आक्रमण किसके समय हुआ? रामगुप्त के समय हुआ। पराजित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। इसी तरीके से हूणों की बात करते हैं कि हूण आक्रमण किसके समय हुआ, तो याद रखना कि हूण आक्रमण जो हुआ था ये स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अब इसमें किसमें जानकारी मिलती है, तो बृहद कथा में है, भीतरी स्तंभलेख में, इलाहाबाद में है, या उदयगिरी में। तो ये भीतरी स्तंभ अभिलेख में है। किसमें है? भीतरी स्तंभलेख में। और हूणों के विषय में एक जानकारी और दे दें कि ये हूण लोगों के वजह से ही भारत में सती प्रथा आई थी। कि हूण लोगों का अटैक हुआ था भानुगुप्त के समय, और उसका सेनापति जब मारा जाता है, जब सेनापति कौन था? गोपराज। जब गोपराज मारा जाता है, उस पति वियोग में उसकी पत्नी सती होती है, और इसकी एरड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और पहली बार सती प्रथा यानी कि 510 ईस्वी में भारत में चालू होती, और ये जाके 1829 तक ये भारत में विराजमान रहती ये प्रथा है। फिर इसे गैर कानूनी कर दिया गया था, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो ये जैसे कि पूछा जाता है किसमें जानकारी मिलती है, तो भीतरी स्तंभलेख में। ठीक है, जब भी पढ़िए आप लोग अच्छे से चर्चा करके कि दोबारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने कहा था कि मैं अब प्रजा के प्रतपुत्र की भांति, है ना, ख्याल रखूंगा, मुझ पर विश्वास करें। यानी कि ऐसा भी प्राचीन काल में एक राजा हुआ कि पहले तो बहुत क्रूर हुए, तभी तो ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उस पर कोई विश्वास नहीं करता। एक क्रूर शासक जब अच्छा बनना चाहता है तो बहुत सफाई देना पड़ता है। यानी कि एक कोई भी व्यक्ति होता है जो एक अगर गलत रास्ता चला जाता है तो अच्छे रास्ते पाने के लिए बहुत उसे प्रमाण देने पड़ते हैं। तो इसी टाइप का कौन राजा था, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, अशोक दिया है, समुद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया। तो याद रखना ये अशोक था। ये अपने प्रथम पृथक शिलालेख में उल्लेख करता है कि अब हमसे ना डरो, कलिंग जैसी घटना अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अब राजा बदल चुका है। राजा ने जो वो नरसंहार देखा है उससे उसकी अंतरात्मा झकझोर देती है और कहता है कि अब मैं अपने पुत्र की भांति प्रजा पर, यानी कि ऐसा व्यवहार करें कि प्रजा मुझ पर विश्वास करे। मतलब प्रजा के साथ हम ऐसा पुत्र जैसा अब व्यवहार करेंगे, उस पर विश्वास करके देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बलवी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। देखो प्राचीन काल में मैंने कई बार चर्चा की है कि प्राचीन काल के विश्वविद्यालय देखिए कितने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हमें तो तक्षशिला है। कौन सा है? तक्षशिला। दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा था। तीसरा कौन सा है? विक्रमशिला है। फिर कौन है? सोमपुर है। फिर कौन है? बलवी है। देखो तक्षशिला ये कहाँ पर? अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? उस समय भारत का अंश था अफगानिस्तान। नालंदा कहाँ है? ये पटना यानी कि बिहार में है। पटना यानी कि बिहार में है। ठीक है। और विक्रमशिला
ये भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। यह भी कहाँ है? बिहार में है। और सोमपुर, यह भी यानी पहाड़पुर एक जगह पड़ती है, पहाड़पुर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पहाड़पुर यह भी बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। पल्लवी कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो ये चीज याद रखना। ये क्रम मिलाने को भी आता है, कई बार देखा होगा, चाहे सो पीसस हो, समीक्षा अधिकारी, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखना। यहाँ पर बल्लवी पूछ रहे हैं, तो बल्लवी कहाँ आपका हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित हर्षवर्धन ने लिखी, रामभट्ट ने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी, या देवभट्ट ने? तो बाणभट्ट ने लिखी। अब देखो हर्षवर्धन की कौन कौन किताबें हैं, इसका एक सूत्र याद रखो, NRP। अगर सूत्र से याद रखेंगे तो कभी नहीं। नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रजवंश, देखो नागानंद है, हाँ, ऋतुसंहार, प्रियदर्शिका, तो ये है रघुवंश। तो ये चीज याद रखना, 3 पुस्तकें याद रखना। NRP यानी कि एक सूत्र याद रखना, इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बता दें एक बार, आप लोग देख लो, नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। कभी भूलेंगे? अब तो भूलेंगे नहीं। तो NRP एक ये सूत्र याद रखना। ये हर्षवर्धन की 3 किताबें हैं। नागानंद है ना, और इसके बाद रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, 3 किताबें लिखी। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या दिया है कि हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। अब ये दिया महाराष्ट्र में, कार्ले में, जुनार में, बेडसा में। तो ये कार्ले में है। कहाँ पर है? तो कार्ले में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? जो वास्तव में रोलेक्ट एक्ट था, इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, इसे काला कानून कहते हैं। इसके समय पारित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके समय ये पारित हुआ। अगला क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1994 या 14 जुलाई 1947। तो यानी याद रखना कि ये 18 जुलाई 1947 राइट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में मनाया गया था। कब ये ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया? और ये पूछा जाता है किस सन में किया गया, कौन गवर्नर जनरल था और किसने किया था, कौन भारतीय था? तो 1899 दिया है, 1902 दिया है, 1906 दिया है, 1905। तो याद रखना कि ये 1905 की बात है। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और यहाँ पर कौन विरोध कर रहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे थे। यानी कि जो अंग्रेजी वस्त्र उनकी होली जलाई गई, तो निष्ठुर बर्बादी कहा गया, ठीक है। ये चीज है। और एक चीज और, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की अध्यक्षता हो रही थी। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। इसके द्वारा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो फूट डालो राज करो, यानी कि ये कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कि फूट डालो और राज करो यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जगह से हुआ था? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। अब दिया है आंध्र प्रदेश, दिया है कर्नाटक, दिया उत्तर प्रदेश, दिया तमिलनाडु। तो याद रखना कि भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से चालू हुआ था।
पहले भूदान आंदोलन के कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे। फिर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। फिर कौन थे? ब्रह्मदत्त। तीन थे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? देखो मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? नाटी है, लोहा है, लोहो, बम्बू नृत्य है, खानदुम है। तो याद रखना को लोहो। लोहो नृत्य कहाँ का है? तो मेघालय का है। याद रखना ये मेघालय का है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद दिया 13-17 दिया, 14-18 दिया, या 15-19 दिया, या 16-20। तो देखो जब समानता की बात करें तो 13 से 17 तक समानता की बात आती है, ठीक है। और 17 वाला याद रखना अस्पृश्यता का अंतर भी इसी में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग त्याग पत्र दे देते हैं तब कौन उनका कार्यकाल देखेगा? अगर भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अगर त्याग पत्र दे दें तब कौन कार्यकाल देखेगा? पीएम देखेगा, लोकसभा अध्यक्ष देखेगा, गृह मंत्री देखेगा, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देखेगा? तो याद रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का कौन देखेगा? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन यह है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि महान्यायवादी का उल्लेख है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो महान्यायवादी कहा जाता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 80 है। तो याद रखना कि अनुच्छेद जो 76 है ये भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रथम यानी कि विधि अधिकारी है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख हुआ है? संघ और राज्य क्षेत्र का तो भाग 10 है, भाग 11 है, और भाग 14 है, और भाग 15 है। तो याद रखना कि संघ और राज्य, जब संघ राज्य की बात करता है तो भाग हमारा 11 है। कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा। संघ और राज्य की बात आए तो भाग 11 लगा के आना। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? यहाँ दिया शेर दिया, हाथी दिया, चीता दिया, कंगारू दिया। तो शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर। याद रखना। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, देश में आयातों और निर्यातों को बढ़ना, देश में आयातों और निर्यातों का घटना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि देश में जो निर्यात है इनका बढ़ना होता है और आयात का घटना, यानी कि हम आत्मनिर्भर होते हैं। जिस तरीके से तृतीय हरित क्रांति हुई तो हम लोग अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। जब हम निर्भर हो जाएं तो आयात हम क्यों करेंगे? हम तो खुद निर्यात करने के सक्षम हो जाते हैं। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर है, बिक्री कर है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम है। तो ये संपदा कर याद रखना, ये प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ठीक है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? यानी कि आमदनी होगी तो उस पर एक टैक्स लगेगा यानी कर लगेगा। ऐसा कौन था? तो लॉर्ड मैकहेल था, या चार्ल्स वुड था, या जेम्स विल्सन था, या विलियम्स जोन्स था? तो लॉर्ड मैकहेल था। इसी ने ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर आय होती है उस पर टैक्स लिया जाए, कर लिया जाए, ऐसा इसी ने किया। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ?
तो याद रखना निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? यमुना नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सोन है। तो यमुना नदी से। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी से मिलती है मध्य प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से स्थित हैं? तो 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं। तो समुद्र तटवर्ती जो हैं राज्य वो 9 हैं। कितने हैं? 9। और प्लस 2 जो है केंद्र शासित हैं। 2 केंद्र शासित हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 2 केंद्र शासित। तो 9 2 2 और जोड़ देंगे तो टोटल 11 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल पूछे। अगला और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यानी मृदा कौन सी है? भारत की कौन ऐसी मिट्टी है यानी मृदा मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? तो यहाँ पर दिया जलोढ़ में दिया है, लाल दिया है, काली दिया है, चूनेदार। तो जलोढ़ जो दी है यही हमारी सबसे उत्पादन में सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, काली मिट्टी इसका भी है, जैसे अन्य जैसे मूंगफली है, कपास की खेती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आज हम लोग ये 30 क्वेश्चन है और इनको देखिए कि पूछने का जो तरीका है कैसा है। कल हम लोग पुनः फिर मिलते हैं, क्योंकि पेपर तो मैं एक दिन में सॉल्व करा दें लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि कारण ये है कि इतने प्रश्न करो कि जितने हम सटीक दोबारा रिवीजन कर सकें। और मेरा मानना तो यही है कि जो पेपर कराएं सेम डिटो इससे चेंज करके आप खुद घर पर प्रैक्टिस करिए और ऐसे प्रश्न बनाइए कि दोबारा जब एग्जाम देने जाओ तो ये सेम डिटो क्वेश्चन फंसे। काफ़ी प्रश्न देखा गया है इन परीक्षाओं में रिवीजन भी यानी करके जाते हैं तो रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल पुनः। फिर कल मैं 60 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो हम ये जान लो। और अभी एक चीज़ और है कि आज तो हम ये बता रहे हैं, कल हम हिंदी का भी पेपर सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं कल पुनः आपसे नई वीडियो के साथ में।